हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। 12 नवंबर के दिन हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ, लेकिन अब 1 और 5 दिसंबर के दिन गुजरात में मतदान होने वाले हैं। 8 दिसंबर को दोनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। फिलहाल देखा जाए तो गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव के चलते सियासत काफी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इस बार मैदान में उतरी हुई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डंके की चोट पर ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस बार जीत होगी आम आदमी पार्टी की। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस पार्टी की जीत होती है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर सियासी समीकरण तेज हो चुके हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से कई युवा नेता इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वहीं अब वह युवा नेता डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल का। 29 वर्षीय हार्दिक पटेल जो राजनीति की दुनिया में काफी ज्यादा हलचल मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पटेल को अहमदाबाद के वीरम गांव से टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और अब वह नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके हैं। अब देखा जाए तो हार्दिक पटेल है बीजेपी की तरफ से, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं के दोस्त जिनके साथ वह हुंकार भरते हुए नजर आते थे कांग्रेस पार्टी में रहकर, यानी कि हम बात कर रहे हैं बडगाम से टिकट दिया जा चुका युवा नेता जिग्नेश मेवानी के बारे में। जिग्नेश मेवानी को बडगाम से कांग्रेस ने टिकट दिया है। अब दोनों के बीच यहां पर तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है, टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एक वक्त वो रहा जब अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने हाल ही में निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर, तो वहीं जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस पार्टी और आप पर जमकर निशाना साधा हार्दिक पटेल ने। उन्होंने कहा कि वह वंशवादी राजनीति में विश्वास नहीं करते, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और गुजरात विरोधी एजेंडा चलाने का उन्होंने आरोप लगाया। दावा किया है कि आप पैसे की ताकत का इस्तेमाल कर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा कि आपका मेरी सीट या राज्य पर कोई प्रभाव नहीं, ये पैसे के आधार पर प्रचार कर रही है। पंजाब सरकार के फेसबुक अकाउंट से इसने यहां 16 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए। वहीं यदि वे मुफ्त रेवड़ी बेचना चाहते हैं तो पैसा कहां से आता है। इस तरीके से यहां पर हार्दिक पटेल ने निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी, वह हमेशा गुजरात विरोधी राजनीति करती रही है। कांग्रेस ने गुजरात के खिलाफ राजनीति की। जनता के बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बैठक में राहुल गांधी ने निशाना साध दिया कि कंपनियां महाराष्ट्र आ रही थी, नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए गुजरात ले गए। दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो हार्दिक पटेल ने बाकी और कुछ भी कहा है। जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल की उस इंटरव्यू के से रूबरू कराएंगे जब हमारे संवाददाता राकेश मोहन जी गुजरात पहुंचे और बनासकांडा से हुंकार भरते हुए नजर आए हैं जिग्नेश मेवानी। वहीं गुजरात के अहमदाबाद से किस तरीके से हार्दिक पटेल ने भी यहां पर निशाना साधा। जरा देखिए ये तमाम रिपोर्ट्स। कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस हिंदुत्व की राजनीति करती, कहाँ हमें तो नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस तो कहती है कि इस देश की माल मिल्कत पे जो अधिकार हिंदुओं का है उससे ज़्यादा अधिकार तो लघुमतियों का है। कांग्रेस ये कहती है कि राम मंदिर के लिए लाई गई शिलाओं पे तो कुत्ते जाके पेशाब करते हैं। तो आप हिंदुत्व की जो बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरी आक्रामकता से, पूरी जोश और उत्साह के साथ लोगों को फायदा दिलाने का काम। तो बीजेपी की एक अचीवमेंट है कि आपने सारी पार्टियों को अपने पिच पर खेलने के लिए, जो हिंदुत्व का एक पॉलिटिकल फॉर्मेट है, उस पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अच्छा है कि वो लोग भी भगवान को मानना शुरू कर दिया, वो भी राम भगवान की बात करते हैं, वो भी लक्ष्मी जी की बात करते हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति है, अगर उस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आई है तो हमें तो गर्व है कि हमारा जो सपना है उस सपने पर वो ठीक ठाक चल रहे हैं। एक सवाल पटेल साहब आपसे जुड़ा हुआ है। आपकी पुरानी पार्टी आपने जब कांग्रेस को छोड़ा, आपका एक बयान चर्चाओं में था कि 50 साल में आज़ाद, 35 साल में सिब्बल साहब और 2 साल में आपने कांग्रेस को समझ लिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, गुजरात से नहीं जा रहे, चुनाव है, कैसे देखते? गुजरात में वो पहले ही हार मान चुके हैं या उन्हें इतना भरोसा है कि गुजरात में उनका संगठन आपके जाने के बाद मजबूत हो गया है? देखिए, बहुत ही
सिंपल चीज़ें जब मैंने अपनी बात शुरू की तो मैंने कहा विजन जिसके पास होता है वही सफल हो सकता है। जिस आदमी के पास विजन ही नहीं है वो सफल कभी नहीं हो सकता। और एक अच्छे लेखक ने एक आर्टिकल लिखा था राहुल गांधी जी पे कि 2004 में जो आदमी आया है वो आज तक नेता नहीं बन पाया। एक समय होता है, वो समय निकल जाता है। दो चीज़ आप समझ लीजिएगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उससे पहले उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हार्दिक पटेल अकेला पार्टी नहीं छोड़ा, सिंधिया जी से लेकर RPN सिंह से लेकर जितेंद्र प्रसाद है, गुलाम नबी आज़ाद है, कपिल सिब्बल है, एक बड़ा लंबा लिस्ट है। और इन सारी स्थितियों में कांग्रेस कुछ सीखना ही नहीं चाहती। और वो राहुल गांधी गुजरात आए या ना आए, हम तो चाहते हैं कि 1-2 बार आए तो ऊपर से जितनी सीट आ रही उसमें भी सिर्फ 5 सीट कम होने वाली है कांग्रेस की। तो गुजरात में एक बात बहुत क्लियर है कि भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है और ये भरोसा आने वाले दिनों में और मजबूत हुआ है। इसलिए मजबूत हुआ है कि एक ज़माना था गुजरात में कि हर इलाके में अलग अलग डॉन हुआ करते थे, तो रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना मनाही हो चुका था। आज इस राज्य के अंदर 2 ही दादा है, एक हनुमान दादा और गणपत दादा, और कोई नहीं है। तो इसी बात के कारण लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इस कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गुजरात के 7 करोड़ लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी है। और जहाँ पर भरोसा है, आज मान लीजिए कि आप आए हैं, आपको भरोसा है कि मैं इंटरव्यू दूंगा इसलिए तो आए, नहीं तो मैं भगा देता। तो भरोसे से चलता है। तो जिसको भगाना है उसको 7 करोड़ की जनता भगाएगी और जिस पर भरोसा है वो बैठ के बात करेंगे। एक वीर गांव को आप अपनी जन्मस्थली देखते हैं, कर्मस्थली बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ पर खेला हूँ और मर भी यहाँ जाऊँगा, राग भी यहाँ बनूँगा। तो स्वाभाविक है कि नेता तो बन चुका हो, तो अब इस भूमि के लिए काम करूँ, इसको बेहतर जगह बनाऊँ, इसको नई ऊंचाई पर पहुंचाऊँ। और उसके लिए मुझे भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता के गांधीनगर भेजेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आप ही के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन से 2 नेता और वरुण पटेल और चिराग पटेल निकले, वो भी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं विरम गांव से। और वरुण पटेल का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में आया, आपका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी उसे टिकट दे जिसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रचार करते वक्त शर्म ना आए। कैसे लेंगे आप इस बयान? हर किसी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट मिलती है तो वो तो पार्टी तय करेगी ना, तो उसमें मेरा ये मानना कि इतना बौखलाहट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर उनको भी भरोसा है? कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी में नेता, फर्क नहीं दिखता आपको? आप अगर पत्रकार हो और फिर आपको यहाँ भेजे ही नहीं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या करोगे? रहोगे पत्रकार? तो हम तो काम के भूखे हैं। अगर आप पत्रकार ना भी हो लेकिन आप मोबाइल में शूट करके न्यूज़ चला सकते हो तो आप बेहतर। आखिरी मुकाबला त्रिकोणीय है या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त हो जाए? भाई गुजरात के पुत्र है, लाल है, और गुजरात की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल जी। ये हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल मौजूद थे। सभी विषयों पर बेबाकी से राय रखी और कहना यही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त है और मुकाबला सीधा क्लियर पे है। और इस बार भी जो बीजेपी का नारा है, बीजेपी 150 के पार सफल होता नजर आ रहा है। यहाँ पर तो भाजपा खुलेआम गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं वो पूरा कॉरपोरेट लूट का मॉडल है। गाँव को बर्बाद करके किसानों को और किसानी को, खेती करने वाले और खेती दोनों को ख़त्म करके इंडस्ट्रियल ग्रुप को एंटरटेन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स चाहिए, उद्योग चाहिए, राइट। आपने जो घड़ी पहनी है या हमने जो ऐनक पहना है ये तो हमको चाहिए इस्तेमाल के लिए, तो उद्योग तो चाहिए, लेकिन उद्योग के साथ साथ किसानी का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये गुजरात में बिल्कुल नहीं हुआ। सर एक सवाल, गुजरात में भी मेरा खुद का रिसर्च है 2008-9 के साल का, हज़ारों की तादाद में गुजरात में किसान सुसाइड की है। तो जो कुल 182 विधानसभा सीट है गुजरात की, 13 आरक्षित सीट है, 7 बीजेपी के पास है वर्तमान में, 5 कांग्रेस के पास और 1 आप जीते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में है, वो भी उसी वोट बैंक पे या कह लीजिए वही वोट बैंक पर टारगेट कर रही है जो खास तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, दलित, मुस्लिम और वंचित समाज। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, दूसरी पार्टी में हूँ, इसलिए नहीं।
बहुत तटस्थ रूप से आपको बता रहा हूँ, कल सुबह इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही। ये मेरे शब्द आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कल चुनाव होता है तो अभी मैं बैठा हूँ बनासकाठा में, पूछिए बनासकाठा में किसी को भी कौन सा सीट आ रहा है, एक भी नहीं। पाटन में नहीं, अरवली में नहीं, साबरकाठा में नहीं, महसाना में नहीं, गांधीनगर जिले में, सौराष्ट्र में नहीं, अहमदाबाद शहर में नहीं, बड़ौदा में नहीं। उनका थोड़ा बहुत जो बेस दिख रहा है वो सूरत में दिख रहा है, लेकिन क्या वो इतना है कि सीट निकले? ये इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, मैं नहीं मानता हूँ। ट्रेड यूनियन के भी आप, आखिरी 2 सवाल लूँगा सर, आप व्यस्त दिन है आपका। ट्रेड यूनियन का भी आप नेतृत्व कर चुके हैं, ट्रेड यूनियन के आंदोलन में भी रहे। विपक्ष का आरोप है कि व्यापारियों के लिए गुजरात मरघट बन चुका है जीएसटी और नोटबंदी के बाद। सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब जामनगर आए थे अक्टूबर महीने में, उन्होंने कहा था कि गुजरात सबसे बेहतर प्रदेश है व्यापार करने के लिए। देखिए, आप ये सवाल बेहतर है कि व्यापारियों को ही पूछे। वैसे तो मोदी जी ही सबसे बड़े व्यापारी हैं, बहुत कुछ बेच देते हैं। लेकिन जो सचमुच दुकान लेकर बैठे हैं, छोटा मोटा कारोबार है, जिनका स्मॉल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज़ है, आप उनको पूछिए, वो बेहतर जवाब देंगे। व्यापारी बेचारे इसलिए भी नहीं बोल पाते कि इनकम टैक्स आ जाएगा, बड़ा कारोबार है तो ईडी आ जाएगा, किसी डिपार्टमेंट के अफसर को भेजकर दबाव बनाएंगे, इस कारण व्यापारी बोल नहीं पाते। आपको डर? लेकिन नहीं, हमको तो बहुत कोशिश की डराने की। आप भी युवा है, पूरा करियर। हाँ, तो वो करते रहे अपना काम, हम भी अपना काम करते रहेंगे। अंतिम सवाल लूँगा सर, मुकाबला किससे है? नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल से, या राजनीतिक छवि से, या बीजेपी से? बीजेपी की नीतियों से। नरेंद्र मोदी जी तो एक व्यक्ति है, राइट, उनको प्रोपेगेंडा कर करके बड़ा बताया है, लेकिन मूलतः जो बीजेपी की जो नीतियाँ है वो जन विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है और वो संविधान विरोधी है। 8 तारीख को मतदान पेटी खुलती है, कांग्रेस अभेद किले को भेद पाती है, जैसा बीजेपी बोलती है हमारा अभेद किला है, तो जिग्नेश मेवाणी का क्या भूमिका राजनीति में रहेगी? कोई किला इस मुल्क में, इस दुनिया में अभेद नहीं होता। अगर सर सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश ऐसा कोई भी किला नहीं होता। ये कहना एक घमंड है, ये अहंकार है, और इस बार भाजपा का 27 साल का अहंकार और घमंड दोनों टूटेगा। सर सवाल पे मैं अभी भी हूँ, सत्ता में आते हैं, जिग्नेश मेवाणी युवा नेता है, एक पूरी लिगेसी है सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनकारी की। सत्ता में आते हैं तो जिग्नेश मेवाणी की राजनीतिक भूमिका गुजरात की विधानसभा में या गुजरात की राजनीतिक गलियारों में क्या होने वाली है? स्वाभाविक रूप से सत्ता में आएंगे तो फिर नीतियाँ बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे। जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, पहले तो उसी मुद्दों को अमली जामा पहनाने के लिए, साकार करने के लिए पॉलिसी बनाएंगे। मैं आपके खिलाफ ये कह रहा हूँ कि ये XYZ चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे, ये ABC चीज़ आप क्यों नहीं कर रहे। तो यदि हम सत्ता में आएंगे तो वो पहला हमारा कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हम वो ABC और XYZ करके दिखाएं। आज सभी ने देखा जाना किस तरीके से दोनों ही दोस्तों के बीच अब टक्कर देखने को मिलने वाली है, लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।